भैया आप लोगों को रोक तो नहीं सकते, बस यही कह सकते हैं अल्लाह आपका काम आसान करे। जानता हूँ अब हमें इस मुल्क में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और मैं अम्मा को अकेला छोड़ नहीं सकता। इस भुट्टो के दिए हुए लिसानी बिल और तालीमी इदारों को कौमियाई जाने से मेयार तालीम का जोशर हुआ है। कोटे और लेटर एंट्री की वजह से सरकारी इदारों में जिस तरह भर्तियाँ की गई है, बस अब हर दरवाज़ा अहले इल्म और अहले ईमान के लिए बंद नज़र आ रहा है। और अब ये एमकेएम का क़याम शायद इनकी तहरीक से कुछ मामला दुरुस्त हो सके। फाइनल ईयर के तमाम लोगों में सख्त मायूसी और बेचैनी फैली हुई है। वही हालात तो मुझे मजीद खराबी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। भैया सुना है मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी कोटे पर दाखिले हो रहे हैं ताकि कराची के नौजवानों को आगे बढ़ने से रोका जाए। तुम स्टूडेंट भी इंसाफ के साथ सोचने की सलाहियत ख़त्म कर चुके हो। भाई अगर दही इलाकों के लोगों को दाखिला नहीं मिलेगा तो वहाँ मायूसी बढ़ेगी। हमसे ज़्यादा उनका हक है, वो इंतहाई मुश्किल हालात में पड़ते हैं। तुम्हारी तरह उनको शहरी सहूलियात मुयसर नहीं है। तो 5 साल में अंदरूनी सिंध से वोट लेने वाला भुट्टो यही दही इलाकों में सड़कें, बिजली, पानी की सहूलियत क्यों ना दे सका और मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों ना खुला सका। बस इसको सबसे आसान रास्ता यही नजर आया कि पक्की पकाई पर बैठ जाऊं और अगले इलेक्शन में वोट पक्के करूं। चुप कर जाओ अफसर, ये बातें यूनिवर्सिटी में ना करना। अमेरिका जाना हो तो मुझे बता देना, अमेरिका में तुम्हारी तालीम का बंदोबस्त मैं करवा दूंगा। खुदा के वास्ते यहाँ किसी लसानी जमात में शामिल होकर अपना गुस्से को मनफी तरीके से इस्तेमाल ना करना। आखिर ज़ियाउल हक ने भी अपनी इक़्तिदार की तवालत के लिए कोटा सिस्टम में 10 साल इजाफा किया। यहाँ अवाम की किसी को परवाह नहीं है। नतीजा बांग्लादेश की सूरत में निकलेगा तो कौम की आंखें खुल जाएंगी। आप लिख कर रख लीजिए, फिर भी नहीं खुलेंगी। भैया और बाबा की कुर्बानी का नतीजा आपने देख ही लिया है। अब हमें लसानियत के नाम पर जिंदा दरगोर किया जा रहा है। याद रखें ये बात यहीं नहीं रुकेगी। एमक्यूएम के क़याम के ज़रिए भुट्टो के इस बचे कुचे पाकिस्तान की तकसीम का एजेंडा मुझे कामयाब होता नज़र आ रहा है। यहाँ मुझे इतना खून खराबा होता नज़र आ रहा है कि आप 47 की तकसीम की दरिंदगी और खून खराबा दोनों भूल जाएंगी। जो कुछ आपने देखा वो मैं खुद देख सकता हूँ और ना ही अपने बच्चों को दिखा सकता हूँ। मम्मी, खुदा रहा आप हमारे साथ चलें। वहाँ जाएंगे तो कम से कम ज़िंदा तो रहेंगे, आपकी देखभाल भी कर सकेंगे। नहीं बेटा, मैं अब इन 2 शहीदों की कब्र छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और इनकी मिट्टी से यही कहूंगी, तुम खुदा से ज्यादा करीब दुआ करो कि इन इक़्तिदार के भूखों को परवरदिगार हिदायत दे और अगर इनकी हिदायत के रास्ते बंद हो चुके तो इनको जल्द इनके बदतरीन अंजाम तक पहुंचा दो और ये मुल्क शादो आबाद रहे। ज़ियाउल हक साहब के दौर में दोबारा से प्राइवेट तालीमी इदारे खोलने की इजाज़त दी गई, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि इन इदारों में फ़ीसों की वसूली का कोई चार्ट मुकर्रर न होने के सबब तालीम कमर्शलाइजेशन की इंतहाई सतह पर आ गई, जो मिडिल क्लास और गरीब तबके की पहुँच से बहुत दूर थी। इसी तरह मेडिकल, इंजीनियरिंग और दूसरे तालीमी इदारों में भी दाखिलों का मेयार अहलियत के बजाय कोटा सिस्टम की बुनियाद पर राइज किया गया और यूं सिंध में मेयार तालीम इंतहाई हद तक गिर गया। हद ये कि इसी पर बस न रहा, जाली डिग्रियों की भरमार ने सिंध में एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी को जन्म दिया जिसने करप्शन को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया, जिसकी गूंज ने आज पनामा लीक्स जैसे मसलों को हाकिमों की पहचान बना दिया है। भुट्टो साहब ने फौज और इंतहाई हसास इदारों और अदलिया को भी न बख्शा। अदलिया में सियासी बुनियाद पर जजेस की भर्तियों ने अदालतों को एक मजाक बना दिया। इसी तरह उन्होंने फौज की हसास इंटेलिजेंस एजेंसी ISI में पॉलिटिकल विंग की बुनियाद डालकर वहां पर भी न सिर्फ सियासी बुनियादों पर सिविलियन एहलकारों की भर्तियां की, बल्कि फौज के उन अफसरों को जो उनके सियासी वफादार थे मनपसंद ओहदों पर फाइज किया। इसके बाद उन्होंने अपने इख्तदार को तूल देने के लिए इलेक्शन कमीशन जैसे आज़ाद आईनी इदारे को भी न बख्शा और इसी तरह दूसरे इदारों में सियासी बुनियादों पर भर्तियां मेरिट का कत्ले आम करते हुए जारी रखी। मकसद सिर्फ एक था कि किसी न किसी तरह उनकी अगली इलेक्शन में जीत पक्की हो सके, मगर अहल अफराद की हक तलफी, कौमी इदारों की तबाही, सियासी मुखालिफिन पर बदतरीन तशद्दुद के लिए कायम किए गए दिलाई कैंप जैसी प्राइवेट जेलों के इंकशाफ के बाद मजलूमों की बद्दुआएं रंग लाईं और 1977 के इलेक्शन की धांधली का शोर 1979 में उनकी फांसी के सन्नाटे पर खत्म हुआ। जमहूरियत के नाम पर बदतरीन आमरीत की क्लब्स और कैसीनो जैसे नाइट क्लब्स के क़याम से फैलने वाली समाजी बेहयाई का एक तारीख दौर ख़त्म हुआ। जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ से अवाम को
कुछ वक्ती सुकून मैसर आया, मगर चंद दिनों में ही इस्लाम के नाम पर जनरल ज़ियाउल हक की अफगान जिहाद पॉलिसी ने मुल्क का रहा सहा निज़ाम भी बर्बाद कर दिया, और नतीजे में मनशियात और क्लैशनकॉफ जैसी लानत ने हमारे माशरे में जन्म लिया। दूसरी तरफ वो माँ कराची जिसका नाम है, जिसे भुट्टो ने बीमार किया था, इस माँ का इलाज ज़ियाउल हक के दौर में ये सोचा गया, इस शहर में मौजूद अक्सरियती आबादी उर्दू बोलने वालों के लिए एक तहरीक का क़याम अमल में लाया गया, जिसका नाम महाजिर कौमी मूवमेंट रखा गया। इसके बज़ाहिर नज़र आने वाले मकासद कुछ और थे, मगर अंदरून खाना दो मकासद थे। पहली वजह रियासत का वो खौफ था जो अंदरून सिंध पसमानदगी के बाइस जड़ पकड़ने वाली अलहदगी की तहरीक सिंधु देश की जानिब ले जा रहा था, और कौम परस्त सिंधी जो भुट्टो की चालों से वाकिफ थे, जिसने सिंध के दूर दराज दही इलाके तो दूर की बात, भुट्टो ने अपने आबाई शहर लाड़काना और गढ़ी खुदा बख्श तक को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा, और सिर्फ सियासी कारकुनों को लेटरल एंट्री और कोटे के जरिए चोर दरवाज़ों से नौकरियों में भर्ती किया था, जो सिंधी बोलने वालों की खुददारी पर आज तक एक बदनुमा दाग है। चूँकि सिंधी बोलने वाले निचले और मुतवस्सित तबके के कराची हैदराबाद के तालीम याफ्ता लोग इस सूरत हाल को समझ चुके थे। भुट्टो ने दरअसल सस्ते अवामी नारों की आड़ में जागीरदाराना निज़ाम को मजबूत किया। रोटी, कपड़ा और मकान जैसा झूठा अवामी नारा अपनी मौत आप मर चुका था, जिसके सबब कौम परस्त सिंधी सिंधु देश की तहरीक को बढ़ावा देने के लिए खुद को हक बजानिब समझते थे, और इन हालात का फ़ायदा एक दफ़ा फिर मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के तनाजुर में हिंदुस्तान को हो सकता था। भारत के सिंध के साथ वो बॉर्डर्स जो महफूज न थे, नेकेड बॉर्डर्स कहलाते थे, जिसके बाइस भुट्टो के एजेंडे के दूसरे हिस्से के लिए भारत दोबारा सरगर्म हो रहा था। भारत के सियासी खिलाड़ी जो एक जानिब भुट्टो की मदद करते थे, मगर कभी तीसरी दुनिया और कभी इस्लाम के नाम पर पूरी दुनिया के मुसलमानों पर भुट्टो की लीडरी के ख्वाब को खूब अच्छी तरह समझते थे कि अगर तमाम मुसलमान रियासतें इसके साथ न हुई तो तीसरी दुनिया के लीडर की इस ख्वाहिश के पीछे हिंदुस्तान को ज़ेर असर रखने के लिए इसकी हविस इक़्तिदार इसे कहाँ तक ले जा सकती है। वो इस पर हरगिज़ एतमाद न करते थे। पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने की किसी और दुर्वेश की सारी ज़िंदगी की मेहनत के समर को भुट्टो ने अपने नाम से मंसूब करने का ढंडोरा जिस तरह पीटा था, वो इससे भी अच्छी तरह वाकिफ़ थे। जनरल ज़ियाउल हक को इनके कुछ रफ़क़ाए कार में से चंद अक्ल दानिश रखने वालों ने मशवरा दिया कि सिंध की महरूमियों में अगर कराची से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की महरूमियाँ भी शामिल हो गईं तो एक और बांग्लादेश वजूद में आ सकता है। इसलिए सबसे पहले फौरी तौर पर सिंध के बॉर्डर्स को महफूज बनाने की कोई हिकमत अमली तय की जाए। यूं फ़ौरन पन्नू आखिल छावनी और बोलारी सकरन एयरबेस की तामीर का फ़ैसला हुआ, और इस दौरान सिंधु देश की तहरीक का रास्ता रोकने के लिए कराची की अक्सरियती आबादी उर्दू बोलने वालों की महरूमियों के अजाले के नाम पर MQM का क़याम अमल में आया, ताकि सिंधी कौमियत के मुकाबले में उर्दू कौमियत का दबाव सिंधु देश की तहरीक का रास्ता रोक सके, और इसी दौरान सिंध के बॉर्डर्स को महफूज किया जाए। जल्द अज जल्द एयर बेस और छावनी की तामीर तेज़तर की जाए। फ़ौज के इस इक़दाम पर सिंधु देश तहरीक के करता धरता तड़प उठे, और उन्होंने सिंध के अवाम को मज़ाहमत के लिए इस्तेमाल किया। ये वही भूख और अफलास के मारे हुए अवाम थे जिनको पहले भुट्टो ने रोटी, कपड़ा और मकान के नाम पर इस्तेमाल किया, और बाद में कौम परस्त नाम नहाद झूठे रहनुमाओं, जिनमें मारूफ नाम मुमताज़ भुट्टो का भी शामिल था, ये कौम परस्त मजलूम सिंधियों की भूख और तंगदस्ती को कौम परस्ती के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। मगर MQM बनने से इन लोगों को सिंध के शहरी अवाम के ताउन से महरूम होना पड़ा। इनमें सिंध का सबसे बड़ा शहर कराची, जो सिंध ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की माश की रीढ़ की हड्डी है, ये वो माँ है जो आज भी पूरे मुल्क को पाल रही है। इस माँ से नफ़रत की तहरीक का आगाज़ ज़ोर पकड़ता गया, वो माँ जिसने इस मुल्क के किसी भी हिस्से से यहाँ आने वाले और इस मुल्क के 70% महसूलात पर मुल्क के दूसरे इलाकों को फैज़याब करते हुए ना कभी किसी की ज़बान पूछी ना अक़ीदा। ये तो वो माँ है जो बिला तफरीक औलाद की ज़रूरियात को पूरा कर रही है। ये सूरत हाल सिंध के उन बेकस और मजबूर अफराद में उर्दू बोलने वालों के लिए पहली बार नफ़रत का सबब बनी, जिन उर्दू बोलने वालों के बुज़ुर्गों को सिंधी बोलने वालों के बुज़ुर्गों ने इंतहाई मोहब्बत के साथ गले लगाया था। उन्हें गिला भुट्टो के बजाय उर्दू बोलने वालों से हो गया। दूसरी तरफ भुट्टो की तरह अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी हर तबका फ़िक्र बशमूल दानिश्वरों, शायरों और सहाफ़ियों और आला तालीम याफ्ता अफराद को अपनी तहरीक का हिस्सा बनाया। जिस तरह भुट्टो ने गुरबत और सिंध कार्ड इस्तेमाल किया, इसी तरह यहाँ महाजिर कार्ड अल्ताफ़ हुसैन साहब के काम आया।
भुट्टो ने फौज की उस वक्त की आला क़यादत को हदफ बनाने के लिए शोरा, अदीब और दानिश्वरों को अपने हक़ में इस्तेमाल किया। वही फ़ौज जिसकी ज़बरदस्त हिमायत से वो सियासत में दाखिल हुए और इक़्तिदार के मज़े लूटे, लेकिन जब वो और उनके अज़ाइम फ़ौज पर अच्छी तरह मुनकशिफ हो गए और फ़ौज ने जब उनका असली चेहरा कौम को दिखाना शुरू किया, तो इन्हीं सहाफ़ियों और दानिश्वरों ने इन्हें आमिर और जमहूरियत के बदतरीन दुश्मन के रूप में अवाम से मुतारिफ़ कराने की बुनियाद डाली। इसी तरह MQM के वो अकाबरीन जिन्होंने इस तहरीक की बुनियाद डाली थी, उन्होंने ही इस तहरीक का हरावल दस्ता जो नौजवानों पर मुश्तमिल था, कभी इस जानिब उन नौजवानों की तवज्जो मबजूल नहीं कराई कि तुम महाजिर नहीं हो, बल्कि तुम्हारे आबा व अजदाद ने इस ममलकत पाकिस्तान के हुसूल के लिए इसलिए कुर्बानियाँ दी कि तुम इस मट्टी के बेटे सन ऑफ द सॉइल कहलाओ। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान बनने से कबल सिंध में रहने वाले अपने आप को हिंदुस्तानी सिंधी कहलाते थे, पाकिस्तान बनाने की जद्दोजहद में उनका या उनके बुज़ुर्गों का कोई हाथ नहीं था। उन्होंने इसके लिए कोई जानी या माली या इज़्ज़त की कुर्बानी नहीं दी थी। बस रात को सोए तो हिंदुस्तानी सिंधी और सुबह उठे तो पाकिस्तानी सिंधी हो चुके थे। उनके बुनियादी हुकूक से किसी ने अगर उन्हें महरूम रखा था तो ये ही कबायली जागीरदार थे जो हिंदुस्तान में भी यही काम कर रहे थे। फ़र्क था तो सिर्फ इतना कि भुट्टो और चंद गिने चुने सिंधी वडेरों का इन गरीबों को टोपी पहनाने का तरीक़ाकार मुख्तलिफ था। जिस तरह भुट्टो साहब ने वडेरों और जागीरदारों के साथ साजबाज करके इनको असम्बलियों में पहुंचाया और सिंधी अवाम को एक दफ़ा फिर उनकी ताबेदारी में दे दिया जिस तरह वो हिंदुस्तान में थे। फ़र्क इतना पड़ा कि अब इनकी पोजीशन के आगे वोटर का इजाफा कर दिया गया। इस सारे किस्से में अगर भुट्टो ने सिंध के अवाम को बेवकूफ़ बनाया तो MQM ने उर्दू बोलने वालों को धोखा दिया। इसी खींचातानी में जनरल ज़िया ने अपने बैरूनी आकाओं के दिए हुए डिक्टेशन पर भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया। वो दूरअंदेश ये भी जानते थे कि जल्द या बदेर भुट्टो के साथ होने वाले इस सलूक को एक लाश की सूरत में कभी न कभी उसके लवाहिकीन से कैश कराया जा सकेगा। उनकी नज़रें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर थीं, जिनकी सियासी तरबियत के लिए प्रोपेगेंडा एजेंसी के तौर पर भुट्टो साहब अपनी ज़िंदगी में ही मार्क सीगल की खिदमत हासिल कर चुके थे। इन आकाओं ने भुट्टो की फांसी को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के सामने एक जुडिशल मर्डर के तौर पर मुतारिफ़ कराया, क्योंकि हकीकत भी यही थी कि भुट्टो की फांसी में कई कानूनी सिकम थे। इसका ना तो कोई कानूनी जवाज़ था, ना शरई जवाज़ था, ना इखलाकी और ना ही इंसानी जवाज़। भुट्टो एक सियासी मुजरिम था। उसको सियासी मौत मारने का कोई सियासी तरीक़ा उस दौर में मौजूद ज़िया और उसके हवारियों के पास न था, बल्कि एक चीज़ वाज़े रही कि उस वक्त के दानिश्वर ज़िया के इस इक़दाम के हक़ में नहीं थे, न ही वो ऐसा चाहते थे, जिसकी दो वजूहात थीं। रियासत के अवाम का हकीकी दर्द न होने और बैरूनी आकाओं के हाथों बिके हुए इन दानिश्वरों के ज़मीर, दूसरी तरफ इन सहाफ़ियों का वो तबका था जिनकी अज़ली बुज़दिली ने उनको ऐसा करने से रोका, जिसका खमियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ा। और जनरल ज़िया को एक दफ़ा फिर अमरीकी हिमायत हासिल हो गई, मगर इसके बदले में पाकिस्तान को तालिबानाइजेशन और जिहादी तंजीमों के ज़रिए एक ऐसी आग में झोंक दिया गया जो आज तक किसी तौर बुझने का नाम नहीं ले रही। इस्लाम के नाम पर फसाद का एजेंडा वो जुर्म है जिसे इंसानी तारीख़ और पाकिस्तानी कौम कभी भी नहीं भूलेगी। दूसरा सबसे बड़ा अलमिया अफ़गान मुहाजिरीन की पाकिस्तान में आबादकारी का मामला पाकिस्तान की मईशत पर ज़रबेकारी साबित हुआ, जिसके लिए एक दफ़ा फिर क़ुराए फ़ाल इसी माँ के नाम निकला जिसका नाम कराची है, चूँकि माशी पनाह सिर्फ कराची में ही ली जा सकती थी, जिसे बदकिस्मती से कभी माँ समझा ही नहीं गया, बल्कि ये शहर ठहरा गरीब की जोरू सबकी भाभी। ज़ियाउल हक़ के मार्शल्ला ने मुल्क को जिहाद के नाम पर जो फसादी कल्चर दिया, जिसमें पहले अफ़गान तालिबान, फिर पाकिस्तानी तालिबान और अफ़गान मुहाजिरीन का दिया हुआ मनशियात और असलहा कल्चर, जिससे बदअमनी का आगाज़ हुआ था। अगर इन अफ़गान महाजरीन की 30 साल तारीख़ को गौर से देखा जाए तो हिजरत के मकासद वाज़े नज़र आते हैं, और वो ये कि 1947 में उर्दू बोलने वाले महाजरीन की सूरत हाल इस हिजरत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उर्दू बोलने वालों की बेकसी ये थी कि वो बेसरो सामानी में लुट पिट कर आए थे और तकसीम के वक्त अक्सरियत के पास बुनियादी ज़रूरत तक की कोई शय मौजूद न थी, मगर अफ़गान महाजरीन यहाँ कारोबार करने आए थे, कालीन, असलहा और मनशियात का कारोबार। बिल्कुल इसी तरह जैसे बर्रे सग़ीर में अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर दाखिल हुए थे, मकसद बज़ाहिर तिजारत, मगर असली एजेंडा मुसलमानों की तकसीम थी, हिंदुओं की नहीं। उनके लिए मुसलमानों का ईमान ख़तरा था, हिंदू बनिए का नहीं।
इसी लिए इलाकाई तकसीम का नक्शा जिस तरह बनाया गया उसमें कश्मीर का इलाका काबिल ज़िक्र है, जिसके 22-70 सालों में लाखों कश्मीरी मुसलमान अपनी जान व माल और इज़्ज़त की कुर्बानी दे चुके हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान आज़ादी के बाद से आज तक हालत जंग में हैं और इसी बाबत हज़ारों जानों की शहादत पाकिस्तान दे चुका है। अंग्रेज़ में इतनी अखलाकी जुर्रत ज़रूर थी कि अगर वो तिजारत की गरज से आए थे तो उन्होंने आगाज़ तिजारत से ही किया और तकरीबन निस्फ सदी तक तिजारत ही करते रहे, मगर ये अफ़गानी मुसलमान पाकिस्तानी कौम को असलहे और मनशियात में डुबोकर वहाँ तक ले आए कि आज कराची की हर बड़ी मार्केट अफ़गानियों के हाथों में है और वो किसी हद तक कराची की बिजनेस कम्युनिटी और कराची के लोगों के मुआश पर कब्जा करने में कामयाब नजर आते हैं। यही इनके एजेंडे का सबसे अहम हिस्सा है, जिसके लिए इन अफ़गानियों ने इंतहाई होशियारी से हमारी फ़ौज को सरहदों पर मसरूफ़ रखा हुआ है, तो दूसरी जानिब यही अफ़गानिस्तान सरहदों पर हिंदुस्तान के साथ मिलकर कोई ना कोई गुल खिलाता रहता है, जिसके लिए इसकी पाकिस्तान के अंदर से ही सियासतदान और ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए मदद की जाती है। अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के एहसानों का बदला बिल्कुल ऐसे ही दिया है जैसे भुट्टो साहब ने फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान के एहसानों का बदला दिया था। भुट्टो के बाद ज़िया के साथ भी 16 साल बाद इसी माइंडसेट ने वही काम किया और जनरल ज़िया अपने कई रफ़क़ा के हमरा एक फ़ज़ाई हादसे का शिकार हो गए और जाते हुए पाकिस्तान को एक नए जर्नैल को सौंप गए। जनरल असलम बेग ने भी बहालत मजबूरी याहिया खान की तरह इक़्तिदार संभाला, मगर हुकूमत करने के लिए नहीं बल्कि सियासतदानों की उस ख्वाहिश का एहतराम करते हुए कि बस वो सिर्फ मुनसिफाना इलेक्शन कराएं और जमहूरियत को बहाल करें। असलम बेग साहब ने ऐसा ही किया। इन सियासतदानों को अवाम के हकूक़ के नाम पर हमेशा वो जमहूरियत चाहिए होती है जो इस मुल्क की बदकिस्मत अवाम को अपनी असली रूह के मुताबिक कभी भी मैसर ना आ सकी। इस इलेक्शन के नतीजे में बेनज़ीर भुट्टो को हुकूमत मिल गई और वो बरसर इक़्तिदार आ गई, जो उनके वालिद की फांसी के बाद के एजेंडे का हिस्सा था। इस दौर में जो मोहतरमा बेनज़ीर का पहला दौर हुकूमत कहलाता था, उनके शौहर आसिफ अली जरदारी को अवाम ने मिस्टर 10% के अवार्ड से भी नवाजा। इस करप्शन में वो तन्हा मुलव्विस नहीं थे, बल्कि उनकी करप्शन की बेनिफिशरी खुद बेनज़ीर और उनके बच्चे थे। इसी वजह से मोहतरमा की हुकूमत करप्शन के इल्ज़ामात के बाइस अपनी मुद्दत पूरी न कर सकी और सिर्फ 20 माह बाद ही रुखसत हो गई।